हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम मेरिटोरियस स्कूल केमिस्ट्री लेक्चरर कैडर एग्जाम 2021 का सेट सी जो पेपर था उसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हम मेरिटोरियस स्कूल केमिस्ट्री लेक्चरर कैडर एग्जाम 2018 को कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं। तो जो ये वीडियो लेक्चर रहेगा ये रहेगा 2021 के एग्जाम के बारे में। तो जो इस सेट सी के 1 से लेके 21 तक क्वेश्चंस थे वो मैंने बाकी जो लेक्चरर कैडर एग्जाम 2016 था पंजाब का उसके अंदर मोस्टली वो क्वेश्चन डिस्कस कर दिए थे। तो मैं जो ये लेक्चर शुरू करूंगा वो क्वेश्चन नंबर 22 से शुरू करूंगा। बाकी क्वेश्चंस आप उन वीडियोस में से देख सकते हो। तो सबसे जो फर्स्ट क्वेश्चन था इसके अंदर वो था अल्कीन की ओजोनोलिसिस से रिलेटेड, और इस ओजोनोलिसिस का हमें प्रोडक्ट पूछा गया था कि इस गिवन अल्कीन जो आपके पास दी हुई है और जो हमें अल्कीन दी गई है उसकी ओजोनोलिसिस के बाद प्रोडक्ट क्या होगा। तो जो अल्कीन दिया गया था वो इस टाइप का था। अगर हम नंबरिंग के अकॉर्डिंग देखें तो ये 1 2 3 4 5 दैट इज 3 मिथाइल पेंट टू ईन था। अब आपने नोट करना है कि जब भी हम अल्कीन की ओजोनोलिसिस करते हैं तो ओजोनोलिसिस -78 डिग्री सेंटीग्रेड पे और ओजोन का एडिशन होता है इन दी प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट दैट इज डाइक्लोरोमीथेन। तो सबसे पहले स्टेप में अल्कीन क्या बनाते हैं, ओजोनाइड बनाते हैं, और ये ओजोनाइड को डिकम्पोज करके हम प्रोडक्ट रिकवर कर सकते हैं। बट जब ओजोनाइड की हम क्लीवेज करते हैं तो उस क्लीवेज के कई सारे मेथड हैं। ठीक है, एक तो होती है इसमें रिडक्टिव मेथड जिसको हम बोलेंगे रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। मतलब आपने रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया और उस रिड्यूसिंग एजेंट से जब ओजोनाइड ब्रेक हुआ तो ब्रेक होके उसने फाइनल प्रोडक्ट क्या दिया, एल्डिहाइड और कीटोन दिया। एल्डिहाइड तब बनेंगे जब आपके डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ एटलीस्ट एक हाइड्रोजन होगा, और अगर कोई भी हाइड्रोजन नहीं होगा तो क्लीवेज के बाद आपका जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो कीटोन होगा। तो जो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है उसकी दो कैटेगरीज हैं कि आप एल्डिहाइड कीटोन बना रहे हो उससे, या आप उससे अल्कोहल बन रहे हैं। अल्कोहल तभी बनेंगे जब आपका रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, पावरफुल होगा। तो एल्डिहाइड कीटोन जब बनेंगे उस टाइम क्या होगी, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस होगी। अब एल्डिहाइड कीटोन बनाने के लिए जो आपके ओजोनाइड को ब्रेक करेंगे वो रिएजेंट होंगे नंबर 1 जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड लाइक एसिटिक एसिड। सेकेंडली यूज हो सकता है इसके लिए हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट लाइक प्लेडियम, प्लेटिनम और निकल। तीसरा इसके लिए यूज हो सकता है डाई मिथाइल सल्फाइड, और चौथा यूज हो सकता है इसके लिए ट्राइफेनाइल फॉस्फेट। ठीक है, चार इसके केस में मेन मेथड यूज हो सकते हैं। और इससे क्या होगा, इस ओजोनाइड की ब्रेकेज से, ठीक है, इस ओजोनाइड की ब्रेकेज से आपको बेसिकली क्या मिलेंगे, एल्डिहाइड या कीटोन मिलेंगे। और ये वाला ऑक्सीजन है इसको रिड्यूसिंग एजेंट क्या कर लेगा, रिमूव कर लेगा। जैसे जिंक होगा, ठीक है, तो वो क्या बना देगा, ZNO बना देगा। इसी तरीके से बाकी रिड्यूसिंग एजेंट इस ऑक्सीजन को क्या कर लेंगे, रिमूव कर लेंगे। अब अगर आप पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट लाइक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज करते हो या सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज करते हो तो उस केस में क्या होगा, जो आपका प्रोडक्ट बनेगा ना एल्डिहाइड और कीटोन, वो फर्दर एल्डिहाइड हुए तो उससे प्राइमरी अल्कोहल बन जाएंगे, और कीटोन हुए तो आपके उससे रिडक्शन से सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएंगे। बट अगर हम इन केसेस के अंदर बेसिकली वाटर ऐड कर दें ओजोनाइड के अंदर, या सिल्वर ऑक्साइड ऐड कर दें, या इस केस में हम हाइड्रोजन परऑक्साइड ऐड कर दें, या इसमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KMnO4 ऐड कर दें, या कोई पर एसिड ऐड कर दें,
पर एसिड मींस जिसके अंदर ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो। तो जो आपका इस केस में प्रोडक्ट आया था एल्डिहाइड, वो आप वो रिएजेंट क्या करेंगे, इसकी ऑक्सीडेशन करके क्या देंगे आपको, कार्बोक्सिलिक एसिड देंगे। और कीटोन की तो ऑक्सीडेशन नहीं होती, तो दूसरा आपका जो प्रोडक्ट बनेगा इस तरफ से, क्योंकि आपके पास दो प्रोडक्ट बनेंगे जब भी ओजोनाइड ब्रेक होगा, तो एक प्रोडक्ट होगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा प्रोडक्ट होगा कीटोन। तो अगर हम सेकंड स्टेप में क्या करें, जब ओजोनाइड को ब्रेक कर रहे हैं तो रिड्यूसिंग एजेंट यूज करें कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर रहे हैं, इसके बेस पे प्रोडक्ट क्या होगा डिसाइड होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस केस में। तो प्रोडक्ट इस बात पे डिपेंड करेगा कि आप रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कर रहे हो या ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस कर रहे हो। तो अब जो आपको इस केस में सेकंड स्टेप में रिएजेंट दिया गया है वो जिंक प्लस एसिटिक एसिड है। तो आप देखोगे जिंक अगर एसिड की प्रेजेंस में यूज होता है तो वो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करेगा। इट मींस जो आपके प्रोडक्ट बनेंगे वो नेचुरली एल्डिहाइड या कीटोन होंगे। और इस वजह से जो आपके ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी में एसिड बन रहे हैं, तो वो वाले आपका ऑप्शन सी क्या हो गया, कट हो गया। और एक आपका ऑप्शन है जिसमें CO2 रिलीज हो रहा है, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड फर्दर ऑक्सीडाइज हो तब CO2 रिलीज होता है, ये वाला ऑप्शन भी आपका कट हो गया। तो आपका आंसर या तो ए में है या आंसर आपका डी में है। ये आपने इंपॉर्टेंटली पॉइंट नोट कर लेना है, ठीक है, क्योंकि हमारे केस में जो हमें ऑप्शन दिया गया है वो सेकंड स्टेप में वो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस का दिया गया है। तो ये आपने बेसिक पॉइंट समझना है। उसके बाद जब भी आप प्रोडक्ट लिखना चाहो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में, तो आपने क्या करना है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे सेंटर रखना है और इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को तोड़ देना है। अगर आप यहाँ से नोट करो, ओजोनाइड की ब्रेकेज से जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट क्या बनेगा, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में एल्डिहाइड कीटोन बनेंगे, तो ये वाले प्रोडक्ट आएंगे। वो डिपेंड करता है कि इस कार्बन के साथ कौन से फर्दर ग्रुप अटैच है, तो इस टाइप का कार्बोनिल प्रोडक्ट आएगा। तो आपने बेसिकली क्या करना है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को ब्रेक करके दोनों तरफ अगर तो सिमेट्रिकल अल्कीन हुई तो एक जैसा प्रोडक्ट मिलेगा आपको। उस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की जगह आपने कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा देना है। तो जो मेरे पास ये वाला अल्कीन है ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, ठीक है। तो इस अनसिमेट्रिकल अल्कीन के जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है मैं इसको यहाँ से ब्रेक कर देता हूँ। और ब्रेक करने के बाद जो प्रोडक्ट होगा यहाँ से वो क्या बनेगा आपका, कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा, ठीक है, क्योंकि रिडक्टिव ओजोनोलिसिस हो रही है, मैं सेकंड स्टेप के रेजेंट है उसके बेस पे प्रोडक्ट लिख रहा हूँ। तो एक तरफ आपके पास कितने कार्बन बच गए, दो कार्बन बच गए, तो ये वाला जो कार्बन है इसके साथ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन जनरेट ऐड हो जाएगा। तो जो आपका फर्स्ट कार्बन आया उस फर्स्ट कार्बन के साथ जो ये वाला सेकंड कार्बन है इस पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन अटैच हो गया। और इस कार्बन के साथ आपको पता है कि यहाँ पे पहले क्या था, CH3 था, यहाँ पे क्या था, CH डबल बॉन्ड CH था, सॉरी CH डबल बॉन्ड C था। तो इस C के साथ एक क्या आ गया, H आ गया। तो इस तरफ आपके पास यहाँ से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ब्रेक होने से इस पार्ट से आपको ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा, दैट इज 1,2 इथेनॉल मिलेगा आपको। अब जो दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो ये वाला पार्ट बच गया, इसमें आपके पास ये कार्बन 1 2 3 और 4 कार्बन बच गए। और इस कार्बन पे जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ है यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाएगा। तो यहाँ से जो आपका प्रोडक्ट आएगा वो आएगा इस टाइप का, ठीक है। तो ये आपका बन गया 1 2 3 4, दैट इज ब्यूटेन 2। ठीक है, तो यहाँ से आपका एक प्रोडक्ट आ गया ब्यूटेन 2 एक कीटोन आ गया, एक एल्डिहाइड आ गया। तो आप अगर इससे मैच कराओ तो ये वाला तो आपका दे रहा है 1 2 3, दैट इज प्रोपेन 2। तो प्रोपेन 2 तो कोई प्रोडक्ट ही नहीं है इसमें, तो ए ऑप्शन भी आपका कट हो गया। तो सी ऑप्शन आपका बन रहा है 1 2 इथेनॉल, इसमें 1 2 3 4 ब्यूटेन 2। तो आपका इस केस में जो करेक्ट आंसर आएगा दैट विल बी ऑप्शन डी। अगर आपको यहाँ पे वाटर दिया जाता
तो वाटर क्या करता है, वो जो ऑक्सीजन रिलीज होता है उसके साथ कंबाइन करके बना देता है H2O2, और वो H2O2 जो आपका एल्डिहाइड होगा ना, ये वाला एल्डिहाइड, इस एल्डिहाइड को फर्दर ऑक्सीडाइज कर देगा किसके अंदर, एसिटिक एसिड के अंदर। कीटोन ऑक्सीडाइज नहीं होते वीक एसिड से, तो कीटोन एज सच रहेंगे वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, सॉरी एल्डिहाइड ही वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट द्वारा क्या हो सकते हैं, ऑक्सीडाइज हो सकते हैं। तो ये पॉइंट्स आपने नोट करने हैं कि ओजोनाइड की ब्रेकेज से क्या क्या प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी है। अल्कीन ने पहले ओजोनाइड बनाना है, और उस ओजोनाइड की ब्रेकेज से आप रिडक्टिव ब्रेकेज कर रहे हो उसकी या ऑक्सीडेटिव कर रहे हो, इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा। सी और बी मैंने काट दिए थे, पहले ऑप्शन आपके नहीं हो सकते, ए और डी में से देखना था, तो आपने कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की साइड को क्लीव करके देखना है कि फाइनल प्रोडक्ट आपका क्या होगा। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है, वो अल्कीन के अंदर वाटर का एडिशन है इन दी प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो सबसे पहले आपने नोट करना है, जब भी हम अल्कीन की हाइड्रेशन करते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ एसिड, एसिडिक हाइड्रेशन करते हैं, तो उसमें अल्कोहल एज ए प्रोडक्ट बनता है। और अल्कीन से जब भी अल्कोहल प्रोडक्ट बनेगा, इस रिएक्शन में आपने नोट करना है इंटरमीडिएट कार्बोकटाइन होगा, और जितना कार्बोकटाइन स्टेबल होगा, उसी कार्बोकटाइन का प्रोडक्ट बनेगा कौन सा, अल्कोहल। तो अल्कोहल कौन सा बनना है, ये कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी डिसाइड करेगी। और मोस्टली जब आपके पास साइक्लिक रिंग्स हों, तो उसमें कार्बोकटाइन अपनी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए रिंग को एक्सपेंड कर लेते हैं। तो उस टाइप का इस क्वेश्चन में क्या होगा, कंसेप्ट यूज होगा। तो सबसे पहले आपको साइक्लो पेंटेन टाइप रिंग दी गई है, और इसके ऊपर सब्स्टिट्यूशन है, और सब्स्टिट्यूशन पार्ट में यहाँ पे एक तो CH3 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, और यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2 है। तो अगर हम वाटर ऐड करें इन दी प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो नेचुरली हाइड्रोनियम आयन होगा, तो हाइड्रोनियम आयन से H पॉजिटिव का अटैक होगा, और H पॉजिटिव आपका क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल है। और इलेक्ट्रोफाइल जब भी हाइड्रेशन के टाइम अल्कीन पे अटैक करेगा, दैट इज अकॉर्डिंग टू दी मार्कोनी रूल। और मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंग पॉजिटिव पार्ट होता है जो रिएजेंट का, वो उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे अटैक करेगा जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है, ज्यादा है। तो इस वे से आप देखोगे, तो अगर मैं इस कार्बन को शो करूं, तो ये कार्बन CH है, ये CH2 है। तो इस वे से जो आपका हाइड्रोनियम आयन का H पॉजिटिव होगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा, तो अटैक करते ही आपके यहाँ पे प्रोडक्ट क्या आ जाएंगे, कार्बोकटाइन बन जाएगा, ये पाई बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट होगा, और यहाँ पे CH3 का अटैक CH3 फॉर्म हो जाएगा, और ये कार्बन पे आपके आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो जो ये कार्बोकटाइन है, ये फर्दर दो कार्बन के साथ कनेक्ट है, तो ये सेकेंडरी टाइप का कार्बोकटाइन है। अब क्या होगा, यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन होगा। अगर ये सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे ट्रांसफर हो जाए, तो ये कार्बन है जो वो रिंग का पार्ट बन जाएगा, और रिंग 5 मेंबर से 6 मेंबर में चेंज हो जाएगी। और जब रिंग 5 मेंबर से 6 मेंबर में चेंज होगी, तो उससे आपके पास जो रिजल्टेंट स्पीशीज बनेगा, उसमें क्या होगा, जब ये रिंग 5 मेंबर थे, तो इस कार्बन के साथ देखो आप एक मिथाइल ग्रुप अटैच है CH3, और उसके बाद 6 मेंबर रिंग आएगी, एक्सपेंशन हुई रिंग की, और इस कार्बन पे अब यहाँ पे जब ये सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होके इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना, तो ये वाला बॉन्ड जो था, ये वाला बॉन्ड फॉर्म होके 6 मेंबर रिंग बन गया। अब जो ये CH3 ग्रुप था, वो इस कार्बन के साथ अटैच है, जो रिंग का पार्ट बना हुआ है, ये वाला कार्बन अब रिंग का पार्ट बन गया, और इसके साथ क्या है, CH3 है। यहाँ पे जो कार्बन रिंग का पार्ट बना है वो है, और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है। अब इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ये कार्बन के अब आपके पास 3 ही बॉन्ड है। ये कार्बोकटाइन यहाँ पे फॉर्म हो गया, रिंग क्या हो गया, एक्सपेंड हो गया। अब क्या होगा, यहाँ से कार्बोकटाइन बनने के बाद वाटर का अटैक होगा। पहले स्टेप में H पॉजिटिव का, अब फिर वाटर का अटैक होगा। तो वाटर का जो मॉलिक्यूल है, वो अपने लॉन पेयर को इस कार्बोकटाइन को क्या करेगा, डोनेट करेगा, और डोनेट करने के साथ ही इस कार्बन पे वाटर का न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ,
और ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज होएगा, और यहाँ से हाइड्रोजन की क्या हो जाएगी, एलिमिनेशन हो जाएगी, और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। और जैसे ही एलिमिनेशन होगी तो ये कार्बन पे एक तो मिथाइल ग्रुप आ गया, और यहाँ पे आ गया आपका OH ग्रुप, और इस कार्बन पे है CH3 ग्रुप। तो इस कार्बन पे आपका OH ग्रुप आ गया, रिंग 5 मेंबर से 6 मेंबर रिंग में क्या हो गया, एक्सपेंड हो गया। तो जो कार्बोक्टाइन है वो आपके क्या करते हैं, रीअरेंज करते हैं रिएक्शन के अकॉर्डिंग। अगर आप यहाँ पे देखो कार्बोक्टाइन का नेचर क्या था, सेकेंडरी था। अब इस रिंग की एक्सपेंशन के बाद अगर आप इस कार्बोक्टाइन का नेचर देखोगे तो इस कार्बन के साथ फर्दर 3 कार्बन कनेक्टेड हैं, तो ये आ गया टर्सरी कार्बोक्टाइन। और सेकेंडरी से टर्सरी कार्बोक्टाइन क्या होते हैं, ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो कार्बोक्टाइन का एक इम्पॉर्टेंट फीचर होता है कि वो रीअरेंजमेंट रिएक्शंस शो करते हैं, और उन रीअरेंजमेंट रिएक्शन के थ्रू वो कार्बोक्टाइन अगर प्राइमरी हुआ तो सेकेंडरी में चेंज होगा, सेकेंडरी हुआ तो टर्सरी में चेंज होगा, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। तो इसमें रिंग एक्सपेंशन से सेकेंडरी कार्बोक्टाइन टर्सरी कार्बोक्टाइन में जाएगा, और उसके बाद आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी दी ऑप्शन सी। सी से मैच कर रहा है जो आपका फाइनल प्रोडक्ट है। तो इसमें हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन हुई है, इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन रिंग एक्सपेंड किया ताकि सेकेंडरी टाइप का जो आपका कार्बोकेटाइन है वो किसमें चेंज हो जाए, टर्सरी में चेंज हो जाए। और फिर टर्सरी कार्बोकेटाइन के वाटर का न्यूक्लियोफिलिक अटैक, हाइड्रोजन का H पॉजिटिव की फॉर्म में एलिमिनेशन, और फाइनल आपका अल्कोहल क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो NMR से रिलेटेड था, और जो ये क्वेश्चन था अगर आप नोट करोगे तो ये साइक्लोहेक्सेन जो है सब्स्टिट्यूटेड है, और हमें साइक्लोहेक्सेन की चेयर फॉर्म दी गई है। और इस चेयर फॉर्म के अंदर अगर आप नोट करोगे डिफरेंट हाइड्रोजन आपको नजर आ रहे होंगे, और एक पोजीशन पे आपको टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप नजर आ रहा है इस पे। और हमें कहा गया है कि जो हाइड्रोजन को इन्होंने लेबल कर रखा है HA, और दूसरे हाइड्रोजन को लेबल कर रखा है HB, इनके लिए कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू पूछी गई है। तो ये NMR से रिलेटेड क्वेश्चन है। सबसे पहले आपने ये समझना है कि कपलिंग कांस्टेंट क्या होता है। विसिनल कपलिंग, JAB कपलिंग कांस्टेंट पूछा गया है। विसिनल का मतलब नेबरिंग कार्बन, ये बड़े, और इनके दो हाइड्रोजन, एक HA है और एक HB है, इनके लिए हमें कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू पूछी गई है। तो जब भी NMR के अंदर पीक्स क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं, ठीक है, आपका कोई पीक आया किसी प्रोटॉन के सिग्नल का, वो क्या कर देता है, कई बार मल्टीप्लेट में स्प्लिट कर देता है ड्यू टू द ओरिएंटेशन ऑफ नेबरिंग प्रोटॉन्स। और नेबरिंग प्रोटॉन की ओरिएंटेशन से जब गिवन सिग्नल मल्टीप्लेट में स्प्लिट होता है तो आपको पता है इसमें हम n+1 रूल को क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो जब भी स्प्लिटिंग होती है तो दो पीक्स के अगर हम सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस को हर्ट्ज की फॉर्म में मेजर करें तो उसे हम बोलते हैं कपलिंग कांस्टेंट। और जो पीक की मल्टीप्लेट आते हैं वो मॉलिक्यूल के इंटरनल फील्ड के कारण आते हैं, ना कि अप्लाइड फील्ड के कारण आते हैं। जो एक गिवन सिग्नल नंबर ऑफ सिग्नल में स्प्लिट हुआ है ये नेबरिंग प्रोटॉन्स की ओरिएंटेशन के कारण हुआ है। अगर गिवन मॉलिक्यूल में आपके n नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं नेबरिंग पोजीशन पे जो कि आपके गिवन प्रोटॉन के साथ नॉन इक्विवेलेंट हैं, तो वो आपके उस सिग्नल को n+1 में स्प्लिट कर देते हैं, जिसकी वजह से मल्टीप्लेट आता है। तो ये फिनोमेना मॉलिक्यूल के खुद के इंटरनल फील्ड के साथ जुड़ा हुआ है, ना कि अप्लाइड एक्सटर्नल फील्ड के साथ। तो जो कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू होती है, एक बात आपने ये नोट करनी है कि वो इंस्ट्रूमेंट की ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि ये मॉलिक्यूल का इंटरनल फिनोमेना है। तो कपलिंग कांस्टेंट क्या होता है, जो आपके मल्टीप्लेट के अंदर पीक्स आ रहे हैं अगर आप उनके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस को मेजर करो हर्ट्ज की फॉर्म में तो वो होगा आपका कपलिंग कांस्टेंट। और कपलिंग कांस्टेंट से हमें डिफरेंट टाइप के ग्रुप्स की पोजीशन का आइडिया होता है। तो आप सबसे पहले आपको साइक्लोहेक्सेन के बारे में एक पॉइंट पता होना चाहिए। अगर साइक्लोहेक्सेन अनसब्स्टिट्यूटेड हो उसमें 12 हाइड्रोजन होते हैं। 12 हाइड्रोजन सभी सेम टाइप के नहीं होते, उनमें से 6 इक्वेटोरियल हाइड्रोजन होते हैं और 6 ही एक्सियल हाइड्रोजन होते हैं।
और ये कैसे डिसाइड करना है आपने कि कौन से इक्वेटोरियल हैं कौन से एक्सियल हैं। जो 6 एक्सियल होंगे और कार्बन पे, उनकी जो पोजीशन होगी हाइड्रोजन की वो अपवर्ड होगी, और इवन कार्बन पे वो क्या होगी, डाउनवर्ड होगी। और इसके उल्टा आप देखोगे जो इक्वेटोरियल होंगे इसके रिवर्स ऑर्डर में होंगे। तो अगर मैं इसको कार्बन नंबर 1 लिखूंगा अपने आपको समझाने के लिए, ये कार्बन नंबर 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और ये 5 है, ये 6 है। तो जो हाइड्रोजन आपको अपवर्ड नजर आ रहा है ये वाला हाइड्रोजन है एक्सियल हाइड्रोजन। और जो सेकंड कार्बन पे ये अपवर्ड आपको हाइड्रोजन नजर आ रहा है, एक्स डाउनवर्ड है, तो जो सेकंड कार्बन पे हाइड्रोजन नजर आ रहा है ये वाला हाइड्रोजन अपवर्ड है, तो ये क्या है, इक्वेटोरियल है। ठीक है, तो आपका एक हाइड्रोजन एक्सियल है, एक हाइड्रोजन इक्वेटोरियल है। तो आपको जो जे ए बी पूछा गया है वो एक्सियल और इक्वेटोरियल हाइड्रोजन के लिए पूछा गया है, इसके अंदर साइक्लोहेक्सेन के लिए। सबसे पहली बात आपको यहाँ पे ये पता होनी चाहिए, अगर हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट होता इस एक्स की जगह, तो ये एक्सियल हाइड्रोजन होता, तब आपका केस बन जाता एक्सियल एक्सियल का। तो 3 केस होते हैं इसमें, जो साइक्लोहेक्सेन है इस केस में 3 अपने पास केसेस बनते हैं। पहला केस बनता है कि आपके जो दोनों प्रोटॉन्स हैं विसिनल पोजीशन पे कार्बन पे, क्या वो दोनों के दोनों एक्सियल पोजीशंस पे हैं, क्या वो दोनों इक्वेटोरियल पोजीशन पे हैं, और क्या एक एक्सियल पे है एक इक्वेटोरियल पे है। अगर तो दोनों के दोनों एक्सियल पोजीशन पे हों विसिनल के केस में, तो जो कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू है वो 10 से 12 हर्ट्ज के बीच रहती है। और अगर दोनों के दोनों इक्वेटोरियल पोजीशन पे हो तो उस केस में जो जे की वैल्यू है वो 2 से 3 हर्ट्ज के बीच रहती है। और अगर एक एक्सियल हो और एक इक्वेटोरियल हो तो उस केस में जो वैल्यू है जे की वो 3 से 5 के बीच रहती है। ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस केस में। ठीक है, अब आपका जो एग्जांपल था वो एक्सियल और इक्वेटोरियल से रिलेटेड था, तो ये वाला केस इस पे अप्लाई होगा। तो जो J की वैल्यू होगी वो इन दी रेंज 3 to 5 होगी, और इस बेस पे अगर आपको जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसके साथ अगर आप इसको कंपेयर करो तो सबसे कंपैरिजन में जो वैल्यू आती है वो आती है 2 to 6। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी दी ऑप्शन बी। तो इस बेस पे हमने इसे क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इसमें जो साइक्लोहेक्सेन के एक्सियल और इक्वेटोरियल हाइड्रोजन के बारे में था पॉइंट्स, उसके बारे में पूछा गया था। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 25। इसमें ये पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिएक्ट विद सोडियम मेटल। अब मेटल के साथ जो भी रिएक्ट करेगा वो एसिडिक नेचर का होगा, और जब भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटल एसिड के H पॉजिटिव को हाइड्रोजन की फॉर्म में रिलीज कर देते हैं। अब आपको जो कंपाउंड दिए गए हैं उनमें एक तो है इथेन, दूसरा है प्रोपाइन, और तीसरा है आपका ब्यूटाइन। तो आपने एक चीज नोट करनी है कि अगर हम अल्केन, अल्कीन और अल्काइन के एसिडिक कैरेक्टर को कंपेयर करें तो अल्काइंस आर मोर एसिडिक देन अल्कीन, और अल्कीन से ज्यादा एसिडिक अल्कीन ज्यादा एसिडिक होते हैं अल्केन से। अल्केन में जो कार्बन जिसके साथ हम हाइड्रोजन अटैच करते हैं उसकी बात करें वो sp3 हाइब्रिडाइज होता है जिसमें 25% एस कैरेक्टर होता है, और अल्कीन में sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होता है जिसमें 33% एस कैरेक्टर होता है, और अल्काइन में जो कार्बन होता है वो sp हाइब्रिडाइज होता है जिसमें 50% एस कैरेक्टर होगा। तो इस बेस पे देखोगे अगर आप तो अल्काइन में एस कैरेक्टर ज्यादा है, और एस कैरेक्टर जितना हाइब्रिड ऑर्बिटल में ज्यादा होगा उतनी ही कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी। More amount of s character in the hybrid orbital of carbon, more will be the electronegativity of carbon। और जितनी कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, अगर आप अल्केन के केस में देखोगे तो कार्बन के साथ हाइड्रोजन जो होगा उसके इलेक्ट्रॉन को कार्बन ने विड्रॉ करना है। अल्कीन में जो कार्बन होगा वो डबल बॉन्डेड होगा और वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा।
और अल्काइन में जो कार्बन होगा वो ट्रिपल बॉन्डेड होगा, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो हाइड्रोजन पे पार्शली पॉजिटिव चार्ज होगा। सबसे ज्यादा पार्शली पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन पे ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के केस में होगा, क्योंकि ये कार्बन sp हाइब्रिडाइज है, इसमें s करेक्टर हाइब्रिड ऑर्बिटल में ज्यादा होने के कारण इसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर ज्यादा है, क्योंकि s ऑर्बिटल न्यूक्लियस को क्लोजली पेनिट्रेट करते हैं, इस वजह से इसके हाइड्रोजन्स क्या होंगे, सबसे ज्यादा एसिडिक होंगे। बट आपने एक पॉइंट नोट करना है, अल्काइन में भी सारे अल्काइन एसिडिक नहीं होते, सिर्फ टर्मिनल अल्काइन ही एसिडिक होते हैं। टर्मिनल अल्काइन जिनमें ट्रिपल बॉन्ड क्या आएगा, चेन के बिल्कुल एंड पे आएगा। तो ये वाला अगर आप अल्काइन देखो, ये नॉन टर्मिनल अल्काइन है, दिस इज अ नॉन टर्मिनल अल्काइन। इसमें जो हाइड्रोजन है वो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के साथ नहीं है, सिंगल बॉन्डेड कार्बन के साथ है, तो ये अल्काइन एसिडिक नहीं होंगे इतने ज्यादा नेचर के। अगर आप इस कार्बन को देखो तो ये वाला कार्बन टर्मिनल कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड है, इसका जो हाइड्रोजन होगा वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। इथेन का तो हाइड्रोजन जो है वो सबसे कम एसिडिक होगा। तो दो तो आपको इसमें इथेन इथेन ही दे दिए, अगर इथेन दिया होता तो वही आपने ये अल्काइन अल्कीन और अल्केन वाला केस अप्लाई कर लेना। तो इन तीनों में से सबसे ज्यादा एसिडिक आएगा प्रोपाइन। क्यों आएगा, क्योंकि पहले तो आप ये सीक्वेंस अप्लाई करोगे, दूसरी बात ये टर्मिनल अल्काइन है। तो जो ये वाला है जब सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम इसे इलेक्ट्रॉन की सप्लाई करेगा, और उस इलेक्ट्रॉन की सप्लाई से जो ये हाइड्रोजन है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, हाफ H2 में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा, और ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन जिसपे नेगेटिव चार्ज आया उसके साथ आके सोडियम बाइंड कर जाएगा, तो ये बन जाएगा सोडियम प्रोपेनाइड। तो इन सभी ऑप्शंस में से टर्मिनल अल्काइन सबसे ज्यादा एसिडिक होंगे। अल्काइन इसमें दो थे, ब्यूटेन तो ब्यूट 2 आइन भी था, बट वो एसिडिक नहीं होगा क्योंकि वो नॉन टर्मिनल है। उसमें जो हाइड्रोजन है वो sp3 हाइब्रिड कार्बन के साथ है, ना कि sp हाइब्रिड के साथ। तो इस बेस पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा, जो सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करेगा जो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, वो होगा प्रोपाइन। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, वो था कि सी डबल बॉन्ड हो, यानी कि कार्बोनिल ग्रुप की जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है कीटीन में कितनी होगी। कीटीन में जो IR स्पेक्ट्रम होगा उसमें सी डबल बॉन्ड हो की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कितने वेव नंबर पे आएगा। तो सबसे पहले तो कीटीन का मीनिंग क्या है, कीटीन का मतलब है अल्कीन प्लस कीटोन। तो कीटीन का जो स्ट्रक्चरल फीचर होगा वो इस टाइप का होगा, ईन प्लस कीटोन या कीटोन, तो ये बन जाएगा कीटीन आपका। और इसमें जो आपका ये वाला कार्बन है, जो कार्बोनिल कार्बन है, इसमें 2 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड हैं, तो ये sp हाइब्रिडाइज है, और इसमें आपको पता है कि 50% s करेक्टर होगा। अब आपने 2-3 इसमें पॉइंट्स नोट करने हैं। सबसे पहले जो नॉर्मल कीटोन होते हैं अपने पास, जैसे एसीटोन है, तो उसमें जो कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी 1715 पर सेंटीमीटर के पास होती है लगभग। ठीक है, जैसे जैसे कंजुगेशन बढ़ता है तो आपने नोट करना है, कंजुगेशन इंक्रीज होने से जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसीज हैं वो क्या होती हैं, डिक्रीज होती हैं वेव नंबर में। कंजुगेशन सिस्टम को स्टेबलाइज करता है और उसकी वजह से स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसीज कम होती हैं। बट अगर आपके पास रिंग वाले साइक्लिक कीटोन आ जाए तो रिंग स्ट्रेन जितनी ज्यादा होगी रिंग में, उतनी आपकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। जैसे एक लास्ट जो पेपर हमने डिस्कस किया उसमें साइक्लोपेंटेनोन पे शायद एक क्वेश्चन था, इसके केस में जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी थी वो 1745 पर सेंटीमीटर था। तो अगर आप नोट करोगे साइक्लोहेक्सेनोन के केस में जिसमें रिंग स्ट्रेन सबसे कम है, तो उसमें जो IR का बैंड आता है या सिग्नल आता है वो 1715 पर सेंटीमीटर पे आता है, जितने पे नॉर्मल कीटोन का आता है, एसीटोन का। जैसे जैसे स्ट्रेन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वेव नंबर भी बढ़ता जाएगा।
तो साइक्लोपेंटेनोन जो होगा उसमें जो सिग्नल आएगा लगभग 1745 पर सेंटीमीटर पे आएगा। अगर साइक्लोब्यूटेनोन टाइप होगा तो उस रिंग में स्ट्रेन सबसे ज्यादा होगी इन तीनों में से, तब जो सिग्नल आएगा वो 1780 पर सेंटीमीटर पे आएगा। और अगर साइक्लोप्रोपेनोन हुआ, 3 मेंबर्ड रिंग हुआ, तो उसमें 1815 पे आएगा। बट आप केटीन देखोगे, केटीन में तो रिंग भी ओपन हो गया, और इसमें एक और बात हुई है कि इसमें जो रिंग का साइज तो डैमेज हो ही गया, और साथ ही साथ इसमें एस करेक्टर सबसे ज्यादा है। तो एस करेक्टर सबसे ज्यादा होगा तो ये जो कार्बन है इसकी इलेक्ट्रॉनिक सबसे हाई है। तो इस वजह से ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का काम करेगा, जिसकी वजह से स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसीज अब नॉर्मली बढ़ जाएंगे। तो केटीन के केस में रिंग स्ट्रेन से भी ज्यादा स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी में इंक्रीज देखा जाता है। तो इस वजह से जो केटीन का सिग्नल आता है वो लगभग 2140 पर सेंटीमीटर पे आता है। तो ये 1715 वाला ऑप्शन आपका मैच करता था नॉर्मल कीटोन से, 1780 का मैच करता है आपका साइक्लोब्यूटेनोन से, 1815 का मैच करता है साइक्लोप्रोपेनोन टाइप से, और ये 2140 मैच करेगा आपका किसके साथ, केटीन के साथ। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन ए। इस बेस पे क्वेश्चन पिछली बार था जो साइक्लो पेंटेनोन पे था। तो ये पूरा केस रहता है भी कैसे कंजुगेशन स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसीज को इफेक्ट करता है, कैसे रिंग का साइज इम्पैक्ट करेगा। और रिंग वाला केस तो बिल्कुल खत्म ही हो गया केटीन्स के केस में। यहाँ पे एस करेक्टर मैक्सिमम है हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर, क्योंकि sp हाइब्रिडाइजेशन है, तो इसमें जो सिग्नल आएगा और भी हायर वेव नंबर पे आएगा, वो लगभग 2140 पर सेंटीमीटर पे आता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, इसमें पूछा गया था भी इन दिए गए कंपाउंड्स में से कौन सा कंपाउंड स्पाइरो 2 पेंटेन का एग्जांपल है। अब सबसे पहले तो आपने ये नोट करना है कि जो स्पाइरोज होते हैं उसमें क्या होता है भी एटलीस्ट 2 मॉलिक्यूलर रिंग्स एक दूसरे के साथ ज्वाइन होते हैं, और उनमें एक कार्बन क्या होता है, कॉमन होता है। तो हमें जो दिया गया है वो स्पाइरो 2 पेंटेन दिया गया है। पेंटेन का मतलब उसमें टोटल कार्बन है जो वो 5 है, और 2 यहाँ पे जो इंडिकेट कर रहा है कि दोनों जो रिंग्स हैं आपकी मॉलिक्यूलर रिंग्स हैं उनमें 2 कार्बन एटम है। तो इसका मीनिंग ये हो गया कि जो आपका स्पाइरो 2 पेंटेन बनेगा वो इस टाइप का मॉलिक्यूल होगा। तो ये आपका होगा स्पाइरो 2 पेंटेन। इसमें दोनों जो कॉमन कार्बन के साथ जो रिंग्स अटैच हैं, अगर आप इनमें देखोगे तो जो कार्बन का नंबर 2 है, तो 2 जो हम ब्रैकेट में देख रहे हैं वो 2 नंबर इंडिकेट कर रहा है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ये वाले रिंग के अंदर हैं जो, ये वाला हमारा आ गया कॉमन कार्बन। ठीक है, तो जब भी एटलीस्ट कम से कम 2 मॉलिक्यूलर रिंग्स के अंदर कम एक एटलीस्ट एक कार्बन क्या हो, कॉमन हो, तब हम उनको बोलते हैं स्पाइरो।
तो इस स्पाइरो कंपाउंड का अगर आप फार्मूला देखोगे तो पेंटेन है, पहली बात तो 5 कार्बन है, और अगर आप हाइड्रोजन का काउंट करोगे तो इन पोजीशंस पे दो दो हाइड्रोजन होंगे, तो टोटल आपका जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा C5H8। अब जो आइसोमर होते हैं उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, सेम होता है। तो इस बेस पे अब आपने इन सभी में से मैच करना है कि कौन सा मैच करेगा। अब इसमें तो 2 साइक्लोपेंटेन रिंग है, तो 5 कार्बन इसमें 5 इसमें है, तो कार्बन ही इसमें तो 10 हो गए, तो पहला तो आपका ऑप्शन नहीं है। दूसरे सी ऑप्शन में देखोगे C5 है और H10 है, क्योंकि 5 कार्बन के साथ दो दो हाइड्रोजन होंगे हर कार्बन के साथ साइक्लोपेंटेन के अंदर, तो C5H10, तो ये भी आपका ऑप्शन कैंसिल हो गया। इसमें जो है वो 3 कार्बन है एक रिंग के अंदर, तो 6 कार्बन सिस्टम बन रहा है, बाकी हाइड्रोजन काउंट करोगे तो ये भी आपका ऑप्शन कैंसिल हो रहा है। इसमें आप रिंग के देखोगे 3 कार्बन है और यहाँ पे एक कार्बन है, एक कार्बन यहाँ पे, तो टोटल कार्बन यहाँ पे कितने आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं। इसके बाद इस रिंग के अंदर अगर आप कार्बन का काउंट देखोगे, इस कार्बन के साथ दो दो हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ, 2 हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ। उसके बाद यहाँ पे CH ग्रुप है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे आएंगे, तो टोटल आपके हो गए 4 और 3 7। और इस कार्बन पे एक सब्स्टिट्यूशन है, एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, तो टोटल देखोगे आप रिंग के अंदर 5 हाइड्रोजन, और जो चेन बन रही है बार अल्कीन के अंदर उसमें 3 हाइड्रोजन, तो टोटल हो गए इसमें 8 हाइड्रोजन। तो जो आपको ये वाला ऑप्शन डी दिया गया है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला स्पाइरो 2 पेंटेन के साथ मैच कर रहा है, तो इस केस में करेक्ट आंसर होना चाहिए आपका ऑप्शन डी। उन्होंने जो आंसर की दी है मेरे ख्याल से उसमें ऑप्शन बी दिया गया है, और मेरे अकॉर्डिंगली ऑप्शन बी वाला करेक्ट चॉइस नहीं बनता, क्योंकि पहली बात आपका जो स्पाइरो फॉर्म है उसमें पेंटेन दिया गया है, जबकि साइक्लोप्रोपेन रिंग अगर 2 ज्वाइन करेंगे तो वहां पे 6 कार्बन बन रहे हैं। तो ये जो मेरे अकॉर्डिंग आंसर है वो ऑप्शन डी होना चाहिए इसमें। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 28 बेसिकली डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से रिलेटेड है, और इसमें जो आपको रेजेंट दिया गया है वो फॉस्फोरिक एसिड है। तो जब भी हम अल्कोहल की डिहाइड्रेशन करते हैं उसके लिए जो कॉमन रेजेंट यूज होते हैं वो सल्फ्यूरिक एसिड हो सकता है कंसंट्रेटेड, फॉस्फोरिक एसिड हो सकता है, और एल्यूमिना हो सकता है। इनसे आपके पास अल्कीन बनेगा और थ्रू कार्बोकेटाइन एज ए इंटरमीडिएट बनेगा, और जितना कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा रिएक्शन उतनी फास्ट होगी, और जो फाइनल प्रोडक्ट अल्कीन होगा उसकी रीजियो सेलेक्टिविटी, कौन सा मेजर प्रोडक्ट बनेगा कौन सा माइनर, दैट विल बी डिसाइडेड बाय सेडजेफ रूल। और सेडजेफ रूल के अकॉर्डिंग मोर अल्काइलेटेड अल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। जिस डबल बॉन्डेड कार्बन सिस्टम के साथ ज्यादा अल्काइल ग्रुप लगे होंगे उसके ज्यादा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, क्योंकि हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन पे डिपेंड करते हैं, और जितने अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे उतना ही वो अल्कीन ज्यादा स्टेबल होगा। तो सभी में मैकेनिज्म इसी टाइप का होगा, चाहे आपको रेजेंट सल्फ्यूरिक एसिड है, चाहे फॉस्फोरिक एसिड, चाहे एल्यूमिना होगा। तो जो हमें अल्कोहल दिया गया है इस केस में ये इस टाइप का अल्कोहल है। तो इसमें जब हम डिहाइड्रेशन स्टार्ट करेंगे तो एसिड से जो H पॉजिटिव होंगे वो इस OH ग्रुप को प्रोटोनेट कर देंगे, और प्रोटोनेशन होने के बाद यहाँ से वाटर का एलिमिनेशन होगा। पहले स्टेप में प्रोटोनेशन हुई, तो प्रोटोनेशन होने से जो ये वाला आपका ऑक्सीजन था OH ग्रुप का, इसका प्रोटोनेशन हो गया, ऑक्सीजन पॉजिटिवली चार्ज हो गया, और इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे CH3 है। तो यहाँ से वाटर का एलिमिनेशन हुआ, एलिमिनेशन होने के बाद कार्बोकेटाइन बन गया। बट कार्बोकेटाइन जो बना है उसका नेचर अगर आप देखोगे सेकेंडरी है, और उसके पास पॉसिबिलिटी है कि वो नेबरिंग पोजीशन के कार्बन से 1,2 मिथाइल शिफ्ट के थ्रू टर्शरी कार्बोकेटाइन में चेंज हो सकता है।
और टर्शरी कार्बोकेटाइन आर कंपैरेटिवली मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। तो यहाँ पे बन गया टर्शरी कार्बोकेटाइन। और इस टर्शरी कार्बोकेटाइन में अब आप बीटा एलिमिनेशन करवाओ, ठीक है, और बीटा एलिमिनेशन से क्या होगा, ये बड़ा हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्ट करेगा बेस, और उसके बाद ये बड़ा सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे मूव कर जाएगा, और उसके बाद आपका जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा अल्कीन, वो इस टाइप का बनेगा। अब कार्बोकेटाइन के जो ये बड़ा कार्बन था आपका अल्फा, इसके अराउंड बीटा पोजीशन बहुत थे, ये भी बीटा पोजीशन के हाइड्रोजन थे, ये भी बीटा पोजीशन का हाइड्रोजन था, बट मैंने ये वाला हाइड्रोजन इसीलिए एलिमिनेट किया है क्योंकि इसके एलिमिनेशन के बाद जो अल्कीन बन रहा है वो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड बन रहा है। अगर आप इन पोजीशन से हाइड्रोजन एलिमिनेट करोगे तो लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन बनेगा, और सेडजेफ रूल के अकॉर्डिंग मोर अल्काइलेटेड अल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। तो इस केस में जो आपका करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी दी ऑप्शन बी। तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट आया वो है 1 2 3 4 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन 2 तो आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा इस केस में दैट विल बी ऑप्शन बी। तो ये डिहाइड्रेशन पे बेस्ड क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 28। अब उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, उसमें पूछा गया है कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में अगर हम साइनाइड अटैक करवा दें, एडिशन कर दें साइनाइड का, और उसके बाद हीटिंग करें इन दी प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसमें से आपके कौन से प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी है? ठीक है, क्या आपका जो प्रोडक्ट है यूरोनिक एसिड होएगा, या क्या होगा, एल्ड्रिक एसिड होएगा, या एल्डोनिक एसिड होएगा, या एल्डोज होएगा? ठीक है, ये आपको क्वेश्चन पूछा गया। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि इन टर्म्स का मीनिंग क्या है। अब जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है वो स्ट्रक्चरली इस टाइप का है, इसके जो ये बड़ा अल्कोहलिक ग्रुप है ये प्राइमरी है, और ये बड़ा एल्डिहाइड ग्रुप है। ठीक है, तो अगर तो ये वाला टर्मिनल ग्रुप जो है प्राइमरी, इसको ऑक्सीडाइज कर दिया जाए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करके, तो उसके बाद जो आपका ग्लूकोज से प्रोडक्ट बनेगा उसके को बोलेंगे हम यूरोनिक एसिड। अगर हम ये दोनों टर्मिनल पोजीशन ही ऑक्सीडाइज कर दें बाय यूजिंग पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक HNO3, तो दोनों पोजीशंस पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप आ जाएंगे, तब बोलेंगे हम उसे एल्डेरिक एसिड। ठीक है, एल्डोज तो रहेगा ही नहीं क्योंकि दोनों में से एक भी अगर पोजीशन पे ऑक्सीडेशन होगी तो एसिड बनेगा ही बनेगा। तो यूरोनिक और एल्ड्रिक में क्या फर्क है, अगर तो ये टर्मिनल पोजीशन का ग्रुप ऑक्सीडाइज हो तो वो यूरोनिक है, और अगर दोनों पोजीशन के ऑक्सीडाइज हो जाएं तो वो एल्ड्रिक है। अब अल्डोनिक क्या होता है, अल्डोनिक में जब भी आपका ऑक्सीडेशन होगा वो ये वाले पार्ट का होगा, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा एक टाइप से। ठीक है, ये ब्रोमीन वाटर के साथ भी बन सकता है अगर आप इस ग्रुप की ऑक्सीडेशन कर दो, बट सिर्फ कार्बोनिल पार्ट पे जब रिएक्शन होके ऑक्सीडेशन होगी या साइनाइड का एडिशन होगा, तो अगर इस कार्बोनिल पार्ट पे रिएक्शन होने के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप बनता है, तो उस केस में जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा एल्डोनिक एसिड। तो ये 3 पॉइंट्स आपने नोट करने थे। यूरेनिक एसिड कब बनता है, जब आपके टर्मिनल CH2OH ग्रुप को ऑक्सीडाइज कर दिया जाए। अगर दोनों टर्मिनल पोजीशंस ऑक्सीडाइज हो जाएं तब एल्ड्रिक एसिड बोलते हैं हम, और अगर इस पोजीशन पे ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन के बाद या साइनाइड के अटैक के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाए तब हम उसे बोलेंगे एल्डोनिक एसिड। तो ये केस जो है वो किससे मैच कर रहा है, वो मैच कर रहा है आपके एल्डोनिक एसिड के केस से, क्योंकि साइनाइड का जो अटैक होगा वो कार्बोनिल कार्बन पे होगा, और उस अटैक के बाद पहले ही आपके पास साइनोहाइड्रिन बनेगा, और साइनोहाइड्रिन की अगर हम बेस की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो ये वाला पार्ट मैं सिर्फ शो कर रहा हूँ,
यहाँ पे एसिड आ जाएगा आपके इस टर्मिनल पोजीशन पे। ठीक है, तो इस टाइप का ये रिएक्शन होगा, तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो होगा एल्डोनिक एसिड। एल्ड्रिक एसिड में दोनों ग्रुप ऑक्सीडाइज होते हैं, यूरेनिक में सिर्फ इस टर्मिनल CH2OH ग्रुप की ऑक्सीडेशन होती है। तो इस बेस पे जो आपका आंसर आएगा इस केस में दैट इज ऑप्शन सी। उसके बाद जो नेक्स्ट है क्वेश्चन, वो था क्लेजन रीअरेंजमेंट से रिलेटेड, और आपको पूछा गया था कि ये कौन से टाइप का सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट है, 1-3 है, 2-3 है या 3-3 टाइप का है। तो आपने ये नोट करना है कि जो सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट्स होते हैं ये एक टाइप के पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है, और जो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन होते हैं उनके लिए कोई भी कैटालिस्ट की जरूरत नहीं होती, और वो एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू प्रोसीड करते हैं। बॉन्ड ब्रेकेज और बॉन्ड फॉर्मेशन सिंक्रोनाइज्ड होती है, सेम टाइम पे होती है थ्रू साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। और पेरिसाइक्लिक की कैटेगरी में जो सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शंस होते हैं उनमें क्या होता है, वन सिग्मा बॉन्ड इज चेंज टू अनदर सिग्मा बॉन्ड, और रिएक्शन में कोई भी कैटालिस्ट यूज नहीं होता, और ये एक टाइप की क्या होती है, इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन होती है। इंट्रा मीन विद इन मॉलिक्यूल। ये थोड़ी सी आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। अब जो क्लेजन अरेंजमेंट होता है उसमें टिपिकली क्या होते हैं हमारे पास, राइल, अलाइल और अल्काइल अलाइल ईथर्स होते हैं, और जब भी हम उनको इनर्ट सॉल्वेंट में या इवन के अब एब्सेंस ऑफ सॉल्वेंट में हीट करते हैं तो उनमें रीअरेंजमेंट हो जाती है इंट्रामॉलिक्यूलर, और उस अरेंजमेंट के बाद आपको ऑर्थो अलाइलिक फिनोल मिलता है, और अगर ऑर्थो पोजीशन ऑक्यूपाइड हो तो वो आपको देगा पैरा अलाइल फिनोल। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे डिस्कस करूँ कि ये वाला आपके पास कंपाउंड है, ठीक है, ये आपका अलाइलिक पार्ट आ गया, ये आपका राइल पार्ट आ गया, और ये वाला पार्ट आ गया आपका इथरल ऑक्सीजन। तो जब हम इसको हीट करेंगे 475 केल्विन पे तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगी, और आपको पता है भी ऑर्थो पोजीशंस एम्प्टी है, यहाँ पे कोई भी ग्रुप अटैच नहीं है, तो ये साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू विदाउट एनी कैटालिस्ट क्या करेगा, रीअरेंज करेगा। और रीअरेंजमेंट में अगर आप नोट करोगे तो साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, उससे पहले मैं अगर इस मॉलिक्यूल को थोड़ा रीअरेंज करके लिखूं तो ये आपके पास इस टाइप की सिचुएशन है, और मैं अगर इथरल ऑक्सीजन के विद रिस्पेक्ट जो इसके साथ कार्बन अटैच है मैं उनकी नंबरिंग करूं तो ये फर्स्ट, ये आपका सेकंड, सॉरी इसमें अगर हम यहाँ से नंबरिंग करें तो ये आपका फर्स्ट पोजीशन है, ये आपका सेकंड पोजीशन है, और ये ऑर्थो थर्ड पोजीशन है। उसी तरफ से अगर आप यहाँ पे नंबरिंग करो 1 2 3, तो इथरल ऑक्सीजन के अराउंड हमने नंबरिंग की इस टाइप से। तो नंबरिंग में अगर आप करने के बाद इस रीअरेंजमेंट का मैकेनिज्म देखोगे तो मैकेनिज्म में क्या होगा, ऑर्थो जब प्रोडक्ट बनेगा तो उस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन के टाइम क्या होगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे मूव करेगा, और पाई बॉन्ड मूव करने से ये सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे आएगा, और जो ऑर्थो पोजीशन का पाई बॉन्ड है वो इस कार्बन के साथ बॉन्डिंग करेगा। ये आपका कार्बन था अल्फा, ये था बीटा और ये था गामा। तो गामा कार्बन जो था वो ऑर्थो पोजीशन पे आके क्या करेगा, अटैच होगा। तो साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट में आपको क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पे तो अब ऑक्सीजन का जो पाई बॉन्ड था वो ब्रेक हो रहा है, और ये बड़ा सिग्मा बॉन्ड भी ब्रेक हो रहा है CH2 के साथ।
आगे यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड के साथ साथ पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है CH ग्रुप के साथ। ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो रहा है और यहाँ पे आपके पास जो था CH2 ग्रुप, वो CH2 ग्रुप अब ऑर्थो पोजीशन के साथ बॉन्डिंग कर रहा है। और यहाँ से मैं हाइड्रोजन लिख लेता हूँ जो ऑर्थो पोजीशन का हाइड्रोजन है, और बेंजीन का ये वाला पाई बॉन्ड भी ब्रेक हो रहा है। तो ये सिचुएशन है आपके पास साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। और उसके बाद जो आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा ट्रांजिशन स्टेट के बाद, तो इस पोजीशन से हाइड्रोजन क्या कर देंगे, हम एलिमिनेट कर देंगे। और एलिमिनेट होने के बाद यहाँ पे तो फिनोलिक ग्रुप आ जाएगा, OH ग्रुप। और ऑर्थो पोजीशन पे CH2, ये गामा कार्बन है अब जो इस अलाइलिक ग्रुप का था, उसके बाद आ गया आपका CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये आपका बन गया बेसिकली ऑर्थो अलाइल फिनोल। तो ये रीअरेंजमेंट हुआ है। अब आप नोट करो जो हमने पहले से नंबरिंग की थी, ये 3 कार्बन था तो 3 नंबर पे था, ये भी 3 नंबर पे था। अब 3 और 3 के बीच ये देखो आप 1 2 और 3, इस तरफ भी ये 3 था, ये था 2 था, ये था 1। 3 और 3 के बीच एक नया सिग्मा बॉन्ड बन गया। तो जो पहले सिग्मा बॉन्ड 1 और इस 1 पोजीशन के बीच आपको नजर आ रहा था, वो अब ब्रेक हो गया। 3 और 3 के बीच क्या बन गया, सिग्मा बॉन्ड बन गया। तो एक सिग्मा बॉन्ड दूसरे सिग्मा बॉन्ड में चेंज हो रहा है। पाई बॉन्ड का नंबर आप देखोगे वही सेम है, रिटेन है, कोई पाई बॉन्ड खत्म नहीं हुआ है। जैसे साइक्लोएडिशन में होता है वैसा केस नहीं है यहाँ पे। तो 3 और 3 के बीच बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड एक दूसरे में चेंज हो रहा है, इंट्रामोलिकुलर हो रहा है। तो ये सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट है, क्लेजन रीअरेंजमेंट। और कौन से टाइप की है, 3:3 है। 3:3 क्यों बोल रहे हैं, इसका रीजन मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो इसी टाइप के 3 और 3 का एक और एग्जांपल होता है कोपर रीअरेंजमेंट। तो ये मैंने पूरा डिस्कस कर दिया किसके बारे में, क्लेजन रीअरेंजमेंट के बारे में। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो टॉर्सनल एंगल पूछा गया है गॉश फॉर्म ऑफ इथेन के बीच। गॉश का मतलब यहाँ पे आप इसको स्टैगर्ड भी ले सकते हो। इथेन के 2 कन्फर्मेशनल आइसोमर मिलते हैं सिग्मा बॉन्ड की रोटेशन के कारण, जिसमें ये वाला फ्रंट कार्बन है, इसके साथ 3 हाइड्रोजन है। ये वाला जो कार्बन है ये बैक कार्बन है, इसके भी 3 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो अगर तो ये हाइड्रोजन एक दूसरे के बैक टू बैक होंगे, तो यहाँ पे जो डाईहेड्रल एंगल होगा फ्रंटल और बैकवर्ड कार्बन के हाइड्रोजन के बीच में, वो क्या होगा, 0 होगा। तो इस फॉर्म को हम बोलते हैं इक्लिप्स फॉर्म। और इसमें जो नॉन बॉन्डेड हाइड्रोजन है इनके बीच रिपल्शन सबसे ज्यादा होंगी, और इस फॉर्म में टॉर्सनल स्ट्रेन सबसे हाई होगी। और इस ट्रेन की हाई होने की वजह से इक्लिप्स फॉर्म कंपैरेटिवली हाई एनर्जी का होता है और लेसर स्टेबल होता है। जब थीटा 0 नहीं होगा तो उस टाइम जो डाईहेड्रल एंगल जब नॉन जीरो होगा तो हाइड्रोजन दूर आएंगे, उससे स्टेबल फॉर्म मिलेगी। अगर ये इथेन के मॉलिक्यूल कार्बन कार्बन बॉन्ड की रोटेशन के बाद इस अरेंजमेंट में है, जहां पे आपको डाईहेड्रल एंगल कितना मिल रहा है, थीटा मिल रहा है, इस फॉर्म को हम बोलते हैं गॉश या स्टैगर्ड फॉर्म। यहाँ पे टॉर्सनल स्ट्रेन मिनिमाइज हो गया, ये स्टेबल हो गया। तो इस फॉर्म में मोर स्टेबिलिटी है, और इसकी जो एनर्जी है वो इक्लिप्स फॉर्म से लगभग 12.5 किलो जूल पर मोल होती है। ये क्वेश्चन भी इसी एग्जाम में पूछा गया है। इसी इसी पेपर में यही क्वेश्चन है कि जो आपका इथेन के कंफर्मेशनल आइसोमर्स होते हैं, 60 नंबर 61 पे ये क्वेश्चन है कि जो स्टैगर्ड कंफर्मेशन होती है इथेन की, वो ज्यादा स्टेबल होती है इक्लिप्स से, और उनमें एनर्जी का गैप कितना होता है। तो उसका आंसर है 12 किलो जूल पर मोल। मैंने यहीं पे डिस्कस कर दिया, 61 नंबर पे ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो अगर आप इन फॉर्म्स की पोटेंशियल एनर्जी को प्लॉट करोगे एंगल थीटा के साथ, तो आपको जो 0 एनर्जी के लेवल पे तो मिलेगी स्टैगर्ड फॉर्म, और जो इक्लिप्स फॉर्म होगी उसकी एनर्जी स्टैगर्ड फॉर्म से लगभग 12.5 किलो जूल पर मोल ज्यादा होगी।
तो जो गॉस या स्टैगर्ड फॉर्म होता है वहां पे जो एंगल होता है इन कार्बन कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन हाइड्रोजन प्लेन के बीच डाइहेड्रल एंगल वो कितना होता है 60 डिग्री का होता है। तो अगर 0 डिग्री एंगल है, ठीक है, तो आपकी इक्लिप्स फॉर्म है, यहाँ पे 0 पे, यहाँ पे 60 पे आपके पास आएगी कौन सी स्टैगर्ड, उसके बाद 120 पे आपके पास आएगी इक्लिप्स, फिर 180 पे स्टैगर्ड, फिर 240 पे इक्लिप्स। इस टाइप से चलता रहेगा ये सिस्टम। तो जो इथेन के दो कंफर्मेशनल आइसोमर होते हैं, गॉस या स्टैगर्ड फॉर्म और दूसरा होता है इक्लिप्स फॉर्म। तो इक्लिप्स फॉर्म में टॉर्शनल स्ट्रेन होने की वजह से जो हाइड्रोजन हैं डाइहेड्रल एंगल 0 पे, तो वहां पे उनके बीच रिपल्शंस क्या होती हैं, ज्यादा होती हैं। उसकी वजह से मॉलिक्यूल में टॉर्शनल स्ट्रेन होती है और जिसकी वजह से इक्लिप्स फॉर्म क्या है, कंपैरेटिवली लेस स्टेबल है। बट इनके बीच जो एनर्जी का गैप है 12.5 किलो जूल पर मोल, दैट इज टू स्मॉल। और रूम टेम्परेचर पे हमेशा इतनी एनर्जी रहती है जिसकी वजह से इक्लिप्स फॉर्म और स्टैगर्ड फॉर्म की आपस में इंटर कन्वर्जन चलती रहेगी। अगर हम टेम्परेचर लो करते हैं और जितना इनके बीच एनर्जी का बैरियर है उतनी एनर्जी हम इन्हें ना सप्लाई करें, तो मोस्ट ऑफ इथेन के मॉलिक्यूल हमें किस फॉर्म के अंदर मिलेंगे, स्टैगर्ड या गॉस फॉर्म के अंदर मिलेंगे, इक्लिप्स फॉर्म के अंदर नहीं मिलेंगे। बट रूम टेम्परेचर पे ये इंटर कन्वर्टेबल है क्योंकि एनर्जी का बैरियर बहुत कम है, इसीलिए स्टैगर्ड और इक्लिप्स फॉर्म दोनों के मिलने की पॉसिबिलिटी है, लगातार वो इंटर कन्वर्ट होते हैं। बट लो टेम्परेचर पे ज़्यादा आपको जो कन्फर्मेशन मिलेंगी इथेन के मॉलिक्यूल्स की, वो मिलेंगी किस फॉर्म में, गॉस या स्टैगर्ड फॉर्म में। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32, इसमें पूछा गया है कि जो मेजर प्रिंसिपल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनेगा अगर हम फ्री रेडिकल ब्रोमिनेशन करें मिथाइल साइक्लोपेंटेन की, तो उसमें कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। तो आपको जो दिया गया है मिथाइल साइक्लोपेंटेन, अगर हम इसकी ब्रोमिनेशन करेंगे और आपको कहा गया है कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में सबसे पहले स्टेप में ब्रोमीन रेडिकल प्रोड्यूस होगा और वो ब्रोमीन रेडिकल क्या करेगा, मिथाइल साइक्लोपेंटेन पे अटैक करेगा। अब उसके पास ऑप्शन है कि वो मिथाइल ग्रुप के हाइड्रोजन को ऑब्स्ट्रक्ट करे या इस CH के हाइड्रोजन को ऑब्स्ट्रक्ट करे। ठीक है, तो उसके पास ऑप्शन है किस हाइड्रोजन को ऑब्स्ट्रक्ट करे। तो पहला स्टेप तो था आपका चेन इनिशिएशन स्टेप, दूसरा जो स्टेप है वो है चेन प्रोपेगेशन स्टेप जिसमें उसने हाइड्रोजन को ऑब्स्ट्रक्ट करना है। अगर अब वो मिथाइल ग्रुप के हाइड्रोजन को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा तो ये वाला रेडिकल बनेगा, और अगर वो इस कार्बन के हाइड्रोजन को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा तो इस कार्बन पे रेडिकल बनेगा। तो ये वाला आपका जो रेडिकल है वो प्राइमरी रेडिकल है, और ये वाला आपका रेडिकल अगर देखोगे इस कार्बन के साथ ये कार्बन आ गया, दो फर्दर कार्बन आ गए, ये टर्सरी रेडिकल है। तो आपको पता है रेडिकल की स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये वाला। तो मोस्टली जो मिथाइल साइक्लोपेंटेन के मॉलिक्यूल होंगे उनमें से जो ब्रोमीन है वो कौन से हाइड्रोजन को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, वो इस हाइड्रोजन को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, ना कि मिथाइल ग्रुप के हाइड्रोजन को। तो इसके ऑब्स्ट्रक्शन होने के बाद यहाँ पे टर्सरी रेडिकल बनेगा, और ये टर्सरी रेडिकल क्या करेगा, Br2 के मॉलिक्यूल से ब्रोमाइड रेडिकल को ऑब्स्ट्रक्ट कर लेगा, और यहाँ से Br रेडिकल फिर बनेगा और वो अगले स्टेप में बार बार रिपीट होता जाएगा। तो यहाँ पे जो ये टर्सरी रेडिकल आपके पास बन रहा है यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा ब्रोमीन। तो ये आपका क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा, बिकॉज टर्सरी रेडिकल इज मोर स्टेबल देन द प्राइमरी रेडिकल। अगर मिथाइल ग्रुप के हाइड्रोजन की एक्सेप्शन होती है और अगर जिस कार्बन के साथ मिथाइल ग्रुप अटैच है उस हाइड्रोजन की एक्सेप्शन होती है, तो दोनों में प्रोडक्ट में फर्क है, रेडिकल की स्टेबिलिटी में फर्क है। तो इस वजह से आपका जो करेक्ट आंसर होगा इस केस में वो होगा ऑप्शन डी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, उसमें जिगलर नाटा कैटालिस्ट के बारे में पूछा गया है। तो जिगलर नाटा कैटालिस्ट है जो बेसिकली वो टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड और ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम का कॉम्बिनेशन होता है।
ठीक है, तो जो आपके सी और डी, यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ इथाइल ग्रुप है, ठीक है, और इसमें तो इथाइल ग्रुप है ही नहीं है, तो ए ऑप्शन भी कैंसिल हो गया, आपका करेक्ट ऑप्शन है जो वो है ऑप्शन बी। अब जो जिगलर नाटा कैटालिस्ट है, ये बेसिकली जो आपके ओलेफिन्स होते हैं, मीन्स अल्कीन्स होते हैं, उनकी पॉलीमराइजेशन में यूज होता है। और जो ये पॉलीमराइजेशन करता है, उस पॉलीमराइजेशन को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन। और इसकी जो एडवांटेज है वो ये एडवांटेज है कि अगर हम इथीन की नॉर्मल कंडीशन में टेम्परेचर और हाई प्रेशर की फॉर्म में पॉलीमराइजेशन कराएं, तो उसके बाद जो आपके पास प्रोडक्ट बनता है वो बनता है लो डेंसिटी पॉलीथीन। लो डेंसिटी पॉलीथीन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें चेन में क्या हो जाती है, ब्रांचिंग हो जाती है, और ब्रांचिंग की वजह से ये ब्रांच पॉलीमर बन जाता है, और ब्रांच पॉलीमर की डेंसिटी कंपैरेटिवली लो होती है। तो अगर आपने ब्रांचिंग को प्रिवेंट करना है और आपने हाई डेंसिटी पॉलीथीन बनाना है और जो रिएक्शन की कंडीशंस हैं उनको आसान करना है, तो आप इथीन की पॉलीमराइजेशन में क्या ऐड करोगे? जिगलर नाटा कैटालिस्ट ऐड करोगे। जिगलर नाटा कैटालिस्ट की एडवांटेज क्या है? एक तो रिएक्शन के लिए जो प्रेशर चाहिए उसको वो 1000-2000 एटमॉस्फेरिक यूनिट से कम करके 5 to 10 एटमॉस्फेरिक यूनिट तक कर देता है, टेम्परेचर को लो कर देता है, और इसमें ब्रांचिंग नहीं होगी, सिर्फ आपके पास लीनियर पॉलीमर बनेगा। ठीक है, ब्रांचिंग को ये क्या करता है? प्रिवेंट करता है, ये ब्रांचिंग नहीं होने देता। तो ब्रांचिंग को ये क्या कर देता है? रोक देता है। कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन होती है, और इसमें जो आपको पॉलीमराइजेशन मिलेगी वो कौन सी मिलेगी? आपको आइसोटैक्टिक मिलेगी। ठीक है, आइसोटैक्टिक पॉलीमराइजेशन का मीनिंग ये होता है कि जो आपकी पॉलीमर की चेन है उसमें जो रिपीटिंग यूनिट्स हैं उनमें अगर आर ग्रुप कोई अटैच है साइड में, तो आर ग्रुप एक ही अरेंजमेंट में जो आपके हैं वो लगातार कंटिन्यूसली क्या होते हैं? रिपीट होते हैं। एक ही टाइप के आर ग्रुप लगातार एक ही टाइप की अरेंजमेंट में क्या होते हैं? रिपीट होते हैं। इस पॉलीमराइजेशन को हम बोलते हैं आइसोटैक्टिक। अगर आपके आर ग्रुप इस टाइप से अल्टरनेट मैनर में अपने आप को रेगुलरली क्या करते हैं? रिपीट करते हैं। ठीक है, रेगुलरली आपकी उनकी रेपिटेशन होती है रेगुलर मैनर में इस टाइप से, तो इस टाइप की पॉलीमराइजेशन को हम बोलते हैं सिनडायटिक पॉलीमराइजेशन। ठीक है, अगर कोई अरेंजमेंट ही ना हो पॉलीमराइजेशन में, रैंडमली कभी अबव दी प्लेन आ गए, कभी बिलो दी प्लेन आ गए, कोई ऑर्डर नहीं है, तो ये तो आ गया आपका सिनडायटिक पॉलीमराइजेशन का केस। और अगर कोई आपकी पॉलीमराइजेशन नहीं है तो वो एटैक्टिक टाइप का पॉलीमराइजेशन। तो आइसोटॉक्टिक मतलब आपके पास पर्टिकुलर एक टाइप की भी अरेंजमेंट आपको आर ग्रुप जो साइड पे ब्रांचिंग वाले ग्रुप हैं उनकी अरेंजमेंट ऐसे मिले। सिनडायटिक का मतलब होगा रेगुलरली रेपिटेशन होगी आपकी, और अगर कोई ऑर्डर ही नहीं है तो वो एटैक्टिक टाइप का है। इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन और इस पेपर में पूछा गया है, जिसमें आपको ये पूछा गया है कि जो अरेंजमेंट आपको दी गई है वो क्वेश्चन नंबर 54 के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 54 में जो आपको CH3 ग्रुप की पोजीशन दी गई है वो कुछ ऐसी दी गई है कि एक में आपके रेगुलरली रिपीट हो रहे हैं, रैंडमली रिपीट हो रहे हैं, तो उसमें आपको पूछा गया है कि जो गिवन स्ट्रक्चर हैं उनमें से कौन सा सिनडायटिक टाइप है। तो सिनडायटिक टाइप जब हम वहां पे डिस्कस करेंगे तो वो होगा जिसमें इस तरीके से अल्टरनेट आर ग्रुप अबव दी प्लेन बिलो दी प्लेन रेगुलर मैनर में क्या करेंगे? मूव करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 54 में हम देखेंगे। तो जिगलर नाट कैटालिस्ट क्या होता है, क्या उसकी एडवांटेज है, और कौन से टाइप की ये पॉलीमराइजेशन करता है, ये आपने यहाँ पे इंपॉर्टेंटली नोट करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम दिया गया है किसी रिएक्शन के कोऑर्डिनेट्स का। कोई रिएक्शन चल रही है और उस रिएक्शन में पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम में आपको यहाँ पे रिएक्टेंट है आपका,
यहाँ पे प्रोडक्ट है, और रिएक्टेंट पहले आपको एक हाई एनर्जी की स्टेट में जा रहे हैं, जहाँ पे क्या बनती है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है। और इस ट्रांजिशन स्टेट के लिए ये वाली एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए आपको। और फिर आपके पास उसके बाद एक लो एनर्जी का स्पीशीज बनता है जिसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट। और ये वाला जो है फोर्थ, फिर अगेन ट्रांजिशन स्टेट बनती है, और उस ट्रांजिशन स्टेट के बाद फाइनल आपका यहाँ पे प्रोडक्ट है। तो ये 2 स्टेप रिएक्शन का एनर्जी प्रोफाइल है, जिसमें जो हायर एनर्जी स्टेट है वो ट्रांजिशन स्टेट को रिप्रेजेंट करें, इन दोनों के बीच जो लोअर एनर्जी स्टेट है वो किसी रिएक्टिव इंटरमीडिएट को बता रहा है। और पहले स्टेप की एक्टिवेशन एनर्जी दूसरे स्टेप से ज्यादा है, तो इसका मतलब यहाँ पे फर्स्ट स्टेप क्या होगा, स्लो स्टेप होगा। और ऐसा हमें एनर्जी प्रोफाइल देखने को मिलता है जिसमें SN1 रिएक्शन, फर्स्ट स्टेप स्लो और सेकंड स्टेप आपका क्या होता है वहां पे फास्ट होता है। तो 2 स्टेप रिएक्शन में ये केस हो सकता है कि 2 ट्रांजिशन स्टेट होंगी, एक इंटरमीडिएट होगा। जो सिंगल स्टेप की रिएक्शंस होती हैं, लाइक हमारे पास SN2 रिएक्शंस है, उनमें एक ट्रांजिशन स्टेट ही बनती है, कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता। तो सिंगल स्टेप रिएक्शंस में सिर्फ एक ट्रांजिशन स्टेट, नो इंटरमीडिएट। 2 स्टेप रिएक्शन में 2 ट्रांजिशन स्टेट्स और एक इंटरमीडिएट, जिसके थ्रू प्रोडक्ट बनेगा। अगर आपका जो 2 स्टेप रिएक्शन है उसको एनर्जी प्रोफाइल में इस टाइप से रिप्रेजेंट किया जाए, तो ये दोनों सेम टाइप के केस हैं, बट फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट से सेकंड ट्रांजिशन स्टेट की एक्टिवेशन एनर्जी को कंपेयर करोगे तो ज्यादा है। तो इसमें फर्स्ट स्टेप फास्ट है, सेकंड स्टेप क्या है, स्लो है। तो जो ये क्वेश्चन है इसमें सेकंड और फोर्थ जो है वो ट्रांजिशन स्टेट है, 3 इंटरमीडिएट है। 2, 3, 4 ट्रांजिशन स्टेट नहीं है, क्योंकि 3 की एनर्जी कंपैरेटिवली लो है, तो 2 ट्रांजिशन स्टेट के बीच एक रिएक्टिव इंटरमीडिएट होगा। 2, 3, 4 रिएक्टिव इंटरमीडिएट नहीं है। फिर वो कह रहा है 2 और 4 रिएक्टिव इंटरमीडिएट है, रिएक्टिव इंटरमीडिएट नहीं हो सकते, क्योंकि रिएक्टिव इंटरमीडिएट का फाइनाइट लाइफ टाइम होता है, जबकि ट्रांजिशन स्टेट का लाइफ टाइम लगभग 0 होता है, वो हाईली अनस्टेबल है। तो जो इस केस में करेक्ट आंसर आएगा वो है आएगा हमारा ऑप्शन D, 2 and 4 are the transition state and 3 is the reactive intermediate। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो एरोमेटिसिटी से रिलेटेड है, और हक्कल रूल के बारे में हमें पूछा गया। हक्कल रूल के अकॉर्डिंग 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन वाला कोई भी सिस्टम जो साइक्लिक हो, प्लेनर हो, और उसमें पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड डीलोकेलाइज हो, डीलोकेलाइज मींस कंजुगेशन में हो, above as well as the below the plane of ring, उस कंपाउंड को हम बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। तो आपका जो फर्स्ट सिस्टम है इसमें 8 पाई इलेक्ट्रॉन आपको नजर आ रहे हैं, तो ये 4n+2 के अकॉर्डिंग सिर्फ 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, n की वैल्यू आप पुट करते जाओ, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसके बाद 18 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ठीक है, और 14 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ये वाले सिस्टम ही एरोमेटिक होते हैं। तो इस बेस पे आप देखोगे ये डी ऑप्शन, इसमें आपको 3 और 2 5 मतलब 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम मिल रहा है। ये नेपथलीन है, नेपथलीन साइक्लिक है, प्लेनर है, डीलोकेलाइज क्लाउड है, और इसमें कंजुगेशन की अल्टरनेट सिग्मा पाई का कॉम्बिनेशन है। तो ये आपका कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक है। इसमें आपको 6 पाई इलेक्ट्रॉन तो नजर आ रहे हैं, बट इसमें प्रॉपर कंजुगेशन में नहीं है। यहाँ पाई है, सिग्मा पाई, बट यहाँ पे देखो 2 लगातार, ठीक है, सिग्मा सिस्टम ही आगे पाई, तो प्रॉपर यहाँ पे डीलोकेलाइजेशन नहीं होगी। 6 पाई इलेक्ट्रॉन तो जरूर है, बट वो कंजुगेशन बड़ा सिस्टम नहीं बन रहा है, यहाँ पे कंप्लीट डीलोकेलाइजेशन नहीं है। तो सी भी कट हो गया, ए भी आपका कट हो गया। ये जो है वो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, दिस इज पायरोल। और पायरोल में जो नाइट्रोजन होता है वो होता है sp2 हाइब्रिडाइज, और जो इसका लॉन पेयर है वो pz में प्रेजेंट होता है। तो जो लॉन पेयर होता है वो इस केस में 4 तो पाई इलेक्ट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन लॉन पेयर के हैं, और ये लॉन पेयर भी डीलोकेलाइज क्लाउड का पार्ट होता है।
जिस वजह से ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन जाता है। सभी एटम इसमें इंक्लूडिंग नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिडाइज है, प्लेनर है, साइक्लिक है, डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। तो पायरोल भी क्या होता है, एरोमेटिक होता है। इसी टाइप के दो और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं, एक होता है थायोफीन, ये भी एरोमेटिक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। और इसी टाइप का एक और कंपाउंड होता है फ्यूरान, ये भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ये भी एरोमेटिक है। तो आपका ऑप्शन बी और डी एरोमेटिक है। तो इस वजह से जो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 36 का, वो आएगा आपका ऑप्शन सी, बी एंड डी आर एरोमेटिक इन नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन एलिमेंट हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में वो पर्सन ब्लू बनाते हैं जब हम डिटेक्शन करते हैं। इसमें हमें पूछा गया है कि पर्सन ब्लू का फार्मूला क्या होता है। पर्सन ब्लू आपने नोट करना है, पर्सन ब्लू होता है बेसिकली फेरिक फेरोसाइनाइड, मतलब बाहर वाला आयरन 3 पॉजिटिव स्टेट में होगा, अंदर वाला कॉम्प्लेक्स का आयरन 2 पॉजिटिव स्टेट में होगा। ठीक है, पहली बात तो साइनाइड किस किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में नहीं है, ए ऑप्शन में थायोसाइनाइड है, सल्फर आ गया साथ, ये नहीं हो सकता। अब आपके बचे 3 केस, इसमें आयरन है जो वो FeCN6 -4, यानी कि आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे सिर्फ 2 पॉजिटिव है, 3 पॉजिटिव वाला आयरन नहीं है इसमें। इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें जो आ रहा है आपका आंसर, 2 आयरन है बाहर, यहाँ पे 3 का कॉम्बिनेशन है। तो नेचुरली इस जो आयरन की आपके ऑक्सीडेशन स्टेट बनेगी, क्योंकि हम वैलेंसीज को क्या करते होते हैं, अभी क्रॉस कर देते होते हैं। ठीक है, तो वैलेंसीज को जब हम क्रॉस कर देते हैं फिर ही अपना फार्मूला बनाते हैं। तो इसका मीनिंग क्या है कि जो ये वाला आयरन है इसमें वो 3 पॉजिटिव है, और ये वाला पूरा कॉम्प्लेक्स वो क्या है, -2 चार्ज वाला है। तो बार तो आपके कॉम्प्लेक्स के फेरिक है, बट अगर आप कॉम्प्लेक्स के अंदर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो वो ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी आएगी +4। तो यहाँ पे फेरो नहीं है, आयरन की और +4 स्टेट स्टेबल भी नहीं है। अब आपका बचा ऑप्शन बी। इस ऑप्शन में अगर आप देखोगे तो वैलेंसीज क्रॉस हुई हुई है, तो जो चार्ज आएगा आपके पास बार वाले आयरन पे 3 पॉजिटिव आएगा, इस कॉम्प्लेक्स पे कितना आएगा, -4 आएगा। तो अब अगर आप इसमें आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो तो वो कितनी आएगी, +2 आएगी। तो ये वाला पार्ट तो आपका हो गया अब फेरोसाइनाइड, और ये हो गया फेरिक। तो ये होता है फेरिक फेरोसाइनाइड, दिस इज पर्सन ब्लू। तो जो आपका पर्सन ब्लू का करेक्ट फार्मूला होगा वो होगा ऑप्शन बी। आपने नोट करना है, पर्सन ब्लू होता है फेरी फेरोसाइनाइड। इसके उल्टे केस होता है टर्न वन ब्लू का, वो होता है फेरो फेरीसाइनाइड। उसमें बाहर आयरन जो होगा कॉम्प्लेक्स के वो 2 पॉजिटिव स्टेट में होगा, और जो अंदर आयरन होगा वो बेसिकली किस में होगा, 3 पॉजिटिव स्टेट में होगा। तो ये चीज आपने इसमें नोट करनी है, पर्सन ब्लू का इसमें फार्मूला पुट करें। नाइट्रोजन की डिटेक्शन जब हम करते हैं लिजेन एक्सट्रैक्ट बनाने के बाद पैरासल्फेट डाल के उसके बाद फेरिक क्लोराइड डालते हैं, तो पर्सन ब्लू बनता है। ब्लू कलर आना नाइट्रोजन की प्रेजेंस को इंडिकेट करता है, और अगर नाइट्रोजन और सल्फर दोनों प्रेजेंट हो तो ब्लड रेड कलर, वो थायोसाइनेट कॉम्प्लेक्स बनने के कारण। और सल्फर की डिटेक्शन के लिए हम सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट करते हैं, जिसमें वायलेट कलर आता है। तो ये डिटेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 37। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कैटालिस्ट विद द कंपोजिशन पैलेडियम कैल्शियम कार्बोनेट और साथ में लेड एसीटेट है। ये हमने लास्ट पेपर में भी क्वेश्चन डिस्कस किया था कि पैलेडियम को जब हम कैल्शियम कार्बोनेट के ऊपर डिपॉजिट करते हैं और उसकी पॉइजनिंग कर देते हैं लेड एसीटेट के साथ, दिस इज बेसिकली लिटनार्ड कैटालिस्ट।
और लिटनार्ड कैटलिस्ट जब भी ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन की हाइड्रोजिनेशन के थ्रू रिडक्शन करता है, तो रिडक्शन करने के बाद जो आपको प्रोडक्ट देता है बेसिकली वो क्या देता है, सिस अल्कीन। ब्रिज रिडक्शन में ट्रांस अल्कीन बनते हैं। तो जो ये आपको कैटालिस्ट दिया गया था वो था प्लेडियम को डिपॉजिट किया गया कैल्शियम कार्बोनेट के ऊपर, और साथ में प्रेजेंस थी लेड एसीटेट की जो इसको पॉइजन करता है, एक्टिविटी को कंट्रोल करता है ताकि अल्कीन फर्दर अल्केन में कन्वर्ट ना हो जाए। तो ये था फार्मूला किसका, लिटनार्ड कैटालिस्ट का। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि सोल्यूशन ऑफ अमीडाजोलियम क्लोराइड 1 मोलर प्योर वाटर में किस टाइप का होगा, एम्फोटेरिक, न्यूट्रल, बेसिक या एसिडिक होगा। इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया। तो सबसे पहले जो अमीडाजोलियम है वो आएगा आपका किससे, अमीडाजोल से। और अमीडाजोल एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है जो एरोमेटिक इन नेचर होता है। तो अगर मैं उसका यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ तो उसमें 2 नाइट्रोजन ग्रुप एटम प्रेजेंट होते हैं। एक तो नाइट्रोजन पायरोल की तरह होता है और दूसरा नाइट्रोजन बेसिकली पिरिडीन की तरह होता है। 5 मेंबर्ड रिंग है, ये सिचुएशन है। तो अमीडाजोलियम क्लोराइड का मतलब क्या है कि इसकी हमने प्रोटोनेशन कर दी HCl के साथ, तो नाइट्रोजन के इस लॉन पेयर पे आके H पॉजिटिव अटैक कर जाएगा और इसके बाद क्या प्रेजेंट होगी, क्लोराइड आयन। तो ये आपका बन गया अमीडाजोलियम क्लोराइड। अब जो अमीडाजोलियम क्लोराइड है उसमें आपने एक पॉइंट ये नोट करना है कि ये बेसिकली एक वीक बेस था। अमीडाजोल बेसिकली खुद एम्फोटेरिक नेचर का होता है, आप इसको वीक बेस कह सकते हो। तो वीक बेस में जब H पॉजिटिव ऐड हो गया तो उसका जो सॉल्ट बनेगा वो क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग कंजुगेट एसिड का ये सॉल्ट आ गया। और स्ट्रॉन्ग कंजुगेट एसिड के सॉल्ट का जो एक्वस सॉल्यूशन होगा नेचुरली वो क्या होगा, एसिडिक ही होगा, क्योंकि अमीडाजोल खुद क्या है, एम्फोटेरिक नेचर टाइप का है। उसमें बेसिक कैरेक्टर थोड़ा है, बट जैसे ही उसमें हमने H पॉजिटिव ऐड किया तो जब भी हम वीक बेस में H पॉजिटिव ऐड करेंगे तो जो उसका कंजुगेट बेस होगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। सॉरी, कंजुगेट जो एसिड होगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये कंजुगेट एसिड का सॉल्ट है, तो नेचुरली इसका वाटर के अंदर जो एक्वस सॉल्यूशन बनेगा दैट विल बी एसिडिक इन नेचर। तो इसका एसिडिक नेचर होगा अमीडाजोलियम क्लोराइड का। ये एसिडिक नेचर क्यों होगा, इसका रीजन मैंने एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि ये खुद एक वीक बेस है, इसका कंजुगेट एसिड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, तो वाटर में इसका जो सॉल्यूशन होगा वो एसिडिक होगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो केराटिन प्रोटीन से रिलेटेड है। केराटिन प्रोटीन अपने हेयर, नेल्स में पाया जाता है, और जितने भी बर्ड्स होते हैं उनके जो फेदर्स होते हैं उनमें भी केराटिन प्रोटीन होता है। अब जो केराटिन प्रोटीन है वो किस टाइप का प्रोटीन है ये हमें पूछा गया। तो थ्रेड लाइक प्रोटीन जो होते हैं, जो एसिड्स और बेस में भी इनसॉल्युबल होते हैं, वो होते हैं बेसिकली फाइब्रस प्रोटीन। तो पहली बात तो ये फाइब्रस प्रोटीन है। ग्लोबुलर प्रोटीन या ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं हार्मोन्स एंड एंजाइम, तो आपका एक ग्लोबुलर वाला पार्ट कैंसिल हो गया। दूसरी बात, जो हेयर्स या नेल फाइब्रस टाइप के प्रोटीन होते हैं इनमें केराटिन में लगभग 25 से 30% तक जो अमीनो एसिड मिलता है वो सिस्टेडीन मिलता है। ये एक सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है, और मोस्ट ऑफ अमीनो एसिड की अगर आप कॉन्फ़िगरेशन देखो तो वो L टाइप का होता है। तो L सिस्टेडीन इसके अंदर बेसिकली क्या है, प्रेजेंट है। तो इसका जो मेजर पोर्शन होता है 25 से लेके 30% वो इस अमीनो एसिड का बना होता है। और जो इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला मैं अगर डिस्कस करूं तो अमीनो एसिड की बेसिक रिप्रेजेंटेशन में देखोगे अगर आप, तो NH2 ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप तो आना ही आना, एक हाइड्रोजन और एक R ग्रुप। अब यहाँ पे R ग्रुप होता है CH2SH।
ये सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है, इसकी वजह से ये बहुत स्ट्रॉन्ग डाई सल्फाइड लिंकेज बनाता है, और इन डाई सल्फाइड लिंकेज की वजह से ही इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है। तो इसमें 25 से लेकर 30% तक एल फॉर्म का सिस्टेडीन मिलता है, और ये एक क्या है, फाइब्रस प्रोटीन। तो इसके बारे में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने नोट करने थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा फाइब्रस, और जो इसकी मेन कंपोजिशन है उसमें एल सिस्टेडीन टाइप के अमीनो एसिड मेजॉरिटी में प्रेजेंट है। तो इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 22 से लेके 40 तक डिस्कस किए हैं। अगले वीडियो में हम 41 से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।